नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अर्चन, अर्चन का शब्द सुनते ही शायद आप सबके मन में एक जातिगत सूचक चिन्ह पैदा हो गया और वो है कि ईसाई समुदाय के इस बातों से लेके ताल्लुक रखते हैं। कई सारे ऐसे लोगों का मानना है कि अर्चन को लेकर के गैर आदिवासी इसका फायदा ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है। शायद आप सबको इस अर्चन शब्द सुन के ही उस ईसाइयों पर आपका सोच चल गया होगा। उस ईसाइयों पर जो ईसाई समुदाय के लोगों पर ये आपका दिमाग आपका मन भटक गया। तो ये अर्चन है क्या चीज? आखिर हम लोग अर्चन के बारे में अगर वाकई आप इसका विस्तार जानते हैं, इससे विस्तार अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमारे उबारता झारखंड पे आपको मैं इस चीज के लिए मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी अर्चन का कोई शब्द आता है हमारे कोई भी किसी भी समुदाय में, सबसे पहले नाम आता है ईसाइयों का सबसे पहले जिक्र किया जाता है कि फलाना लोग अर्चन का लाभ ले रहे हैं, फलाना लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आखिर अर्चन है क्या? सबसे पहले तो जब भी अर्चन को हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग मुख्य धारा पे इसका हम लोग विस्तार से अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जब अर्चन उसके बारे में कुछ लोग तो कहना ही चाहता है कि कुछ लोग उस पर बहस करना चाहता है, कुछ लोग उसका खत्म करना चाहता है। और ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोगों का कहना है कि अर्चन सब तो है ही नहीं है संविधान में। बहुत सारे लोगों का यह कहना है। ऐसा स्थिति में जब क्या मिलता है, हम लोग हमारे इस उभरता झारखंड में आप वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा कि अर्चन शब्द वही है, हम लोग जातिवाद और सामाजिकवाद है। जब इस तरह का मुद्दा शायद हमारे समाज में बहुत सारे लोगों का ये मन में ये मेंटलिटी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों का मन में ये दिमाग में चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये अर्चन आज भी है। क्योंकि किसी से बहस कर लेने से या उनकी अर्चन का मुख्य मुद्दा हमेशा जातिगत या फिर अर्चन के साथ ही हमेशा चिपके हुए रहता है। ये आप सबको मालूम है। और ऐसा क्यों है आप सबको पता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अर्चन की मूल अवधारणा जो भी बाबा साहब ने जो संविधान में रखी थी उससे भली भांति अवगत ही नहीं है। आपसे समझा? आपने नहीं जाना। जो संविधान में जो रखा था भली भांति, जो बाबा साहब ने रखा था, इस बात का उन लोगों ने जो अर्चन का बात करते हैं उन लोगों ने इस बात का इसका अवधारणा को तो समझा ही नहीं है, ठीक से मालूम ही नहीं है। और जब उसी का पालन आज तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप और हम इस बहस के मुद्दे में बने हैं या फिर अर्चन के तौर पे हम लोग इसका बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका पालन ही नहीं कर रहा है। जो बाबा साहब की जो कहे गए अनुसार के कारण पालन ही नहीं हो रहा है, तो फिर अर्चन की बात आप कहाँ कर रहे हैं? बस इतना ही विरोध करने के बावजूद भी बाबा साहब ने यह प्रावधान संविधान में तो रखा। और ऐसा कैसे हो गया है कि जब संविधान को बनाने का कर्ता धर्ता आज के तारीख में मनवादी कहने वाले लोग ही थे। जब संविधान बनाने वाले, संविधान के कहने संविधान जब बन रही थी, ऐसे समय में जब अर्चन की बात करने वाले मनवादी लोग जो कहते हैं ना आज की तारीख में, वही लोग थे। तो फिर बात की जो भी सर्वभौतिकता कैसे स्थापित होगी, कैसे स्थापित हो सकती है कि संविधान के अर्चन, जो भी संविधान में अर्चन का प्रावधान होना चाहिए, बात को नहीं समझे। जब उस समय जब संविधान जब लिखी जा रही थी, बाबा साहब जब ये कह रहा था कि अर्चन भी होना चाहिए, जब ये कहना, ये जो प्रावधान रखा उस समय, आज जो मनवादी कहने वाले लोग ही ये आवाज उठाया था। लेकिन आज बाबा साहब की लिखी गई संविधान को कोई पालन ही नहीं कर रहा है। आप अर्चन की बात कहाँ हो रहे हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और कुछ ना कुछ तो रही होगी इस बात के लिए, जो भी सत्यता इन बातों का जो भी जिक्र किया है उस शब्द के लिए, जो भी तभी जब अर्चन का यूज किया गया उस समय में, संविधान में इसका कोई इस बात का नजरअंदाज नहीं कर सकता है। संविधान में इस बात का कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि अर्चन का शब्द को, लेकिन अर्चन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन हम लोग जब भी आम लोगों की राय के लिए जब हमेशा जातिगत अर्चन के आसपास ही सिमट के रह जाती है,
जब भी आरक्षण की जब बात होती है या फिर संविधान की जब बात की जाती है तो हमेशा जातिवाद के आयरे दायरे में इस बात का सिमट रह जाती है। ये बात सच है। जब 1932 में एक मीटिंग बुलाई थी, 1932 में एक सम्मेलन बैठक बुलाई थी और उस सम्मेलन में इस बात को ये बनी थी कि कोई भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ा हुआ है, उसको इस सामाजिक मुख्य धारा से जुड़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण का शब्द यूज किया गया था। सामाजिक और शैक्षिक जो भी आर्थिक स्थिति से जो भी पिछड़ा हुआ है, और खास करके उस सूची को इसलिए तैयार किया गया था, उसी के आधार पर सूची को तैयार किया गया था जो कि समाज में उन लोगों को पिछड़ा वर्ग के नाम से जाना जाता था। और उस सूची के आधार पर ही इन लोगों को कुछ प्रावधान रखा गया और रखा जाए ताकि उनको समाज की जो भी मुख्य धारा में शामिल होना था। और बाद में इसी को आधार बनाकर संविधान में प्रावधान रखा गया, इसी को आधार बनाकर प्रावधान रखा गया और इस सूची को संविधान के नाम को दिया गया था अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। और यही शब्द को जब गोलमेज में जब ये बैठक बुलाई थी, बैठक सम्मेलन रखी गई थी, उस समय में ये बात बनी थी कि समाज के ऐसा दबला कुचला हुआ परिवार जब तक समाज के मुख्य धारा से नहीं जोड़ते तब तक उसके लिए ये प्रावधान थी। लेकिन उस समय में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति का इस्तेमाल किया गया। जब अनुसूचित जनजाति की इस सूची में एक नई सूची और भी शामिल किया गया था, हम लोग बात कर चुके हैं कि उसका नाम आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। जब आरक्षण को जब पेट भरने का साधन ही नहीं है, आप लोगों ने नहीं समझा, जब आरक्षण शब्द पेट भरने का साधन ही नहीं है तो इसका मूल अर्थ क्या? वह प्रतिनिधित्व, जो भी प्रतिनिधित्व आरक्षण के द्वारा ऐसे समाज के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है जो कि जो समाज के अंदर दबे कुचले लोगों को एक नए पहचान, एक नए दिशा पर ले जाने के लिए, ऐसा कोई नहीं है। जब ऐसे स्थिति में जब हम लोग देखते हैं कि जब भी इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है जो कि शुरू ही से समाज के अंदर जो दबले कुचले हुए लोग, इस प्रतिनिधित्व का नाम को दिया गया। राजनीति आरक्षण में शुरुआत में ही संविधान में शामिल किया गया था, पहले 10 साल के लिए था। जब राजनीति में इस शब्द को, आरक्षण का शब्द शुरू से ही इस्तेमाल किया गया जो कि 10 साल के लिए था, 10 साल, ओनली 10 ईयर्स। लेकिन जो सामाजिक आरक्षण और उसकी अवधारणा के विपरीत होने लगी। कैसे? उसकी जो मूल अवधारणा थी कि जब तक समाज की उपेक्षित लोग जो भी समाज में बाकी लोगों की तरह जब खड़े नहीं हो जाते तब तक ये लागू होती है और ये लागू होगी। जब तक समाज के लोग बाकी लोगों के भांति जब तक खड़े नहीं हो जाते तब तक ये अवधारणा लागू होती है, ये उसकी प्रावधान थी। लेकिन जब बात होती है जब तक यह लागू रहेगा, क्योंकि सामाजिक आरक्षण का मूल धारणा तो यही था, मूल धारणा यही था कि जब तक बाकी लोगों के भांति जब तक कोई दबला कुचला हुआ परिवार जब तक खड़े नहीं हो जाता तब तक यही था। लेकिन जब बात करते हैं कि जब भी समाज के हर एक वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर एक ही नहीं हो जाते तब तक जारी रहेगा। और उस समय यह भी प्रावधान बनाया गया था जब तक समाज के लोगों को दूसरे लोगों के प्रति जब तक के खड़े नहीं हो जाते तब तक आरक्षण का मतलब यही रहेगा, ये भी उस समय कहा गया था। लेकिन जब बात आती है कि आजाद के 75 साल बाद भी, आजाद के 75 साल बाद भी जब एक बड़ा तबका अपनी मूलभूत संविधान के लिए तरस रही है, आज भी आजाद के 70 साल 75 साल होने के बाद भी इस आरक्षण के नाम पे आज भी तरस रहा है। तो ऐसे स्थिति में दिक्कत तब होती है जब कि लोग एक संदर्भ के दूसरे संदर्भ के साथ जोड़कर देखते हैं। दिक्कत तब होती है जब कोई समाज के लोग जब एक दूसरे के समाज के लोगों के साथ जब तर्क वितर्क करने लगते हैं, ऐसे स्थिति में ये दिक्कत होती है।
जबकि एक संदर्भ हमेशा दूसरे संदर्भ से अलग होता है। आप जबकि एक समाज और दूसरे समाज से अलग होता है। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो लोग भी सामाजिक जो भी अड़चन जो जातिगत और अड़चन का नाम देकर एक दूसरे को दिन भ्रमित करने का कोशिश करते हैं, सामाजिक और जातिगत ये अड़चन का नाम देकर के एक दूसरे को जातिगत भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब भी हम लोग देखते हैं कि जातिगत अड़चन कोई शब्द ही नहीं है, जातिगत अड़चन कोई शब्द है ही नहीं है, तो सवाल अब उठता है कि अगर जातिगत अड़चन ही नहीं है तो क्या है तब ये? अब मुद्दे की बात होगी। जब जातिगत का अड़चन ये नहीं है संविधान में, तो फिर अड़चन का क्या मतलब हुआ? ऐसे स्थिति में हम लोग जब भी आप सवाल उठाओगे या फिर कोई हर एक कोई सवाल उठाएगा कि आखिर ये दोनों में अंतर क्या है यार? यह सोच कि यही बात है कि जब भी बात की जाती है, अड़चन की बात की जाती है, जब जाति के आधारित अड़चन के लिए संविधान का क्या कहता है? जब अड़चन की बात होती है तब तो जातिगत के आधार पर संविधान क्या कहता है? इसके बारे में और भी संविधान सामाजिक अड़चन कहना, ना कि जातिगत अड़चन। संविधान के आधार पर यही कहा गया है कि सामाजिक अड़चन, ना कि जातिगत अड़चन। जातिगत अड़चन नहीं है बल्कि ये सामाजिक अड़चन है। और इसी सामाजिक अड़चन के आधार पर एक रूपता शैक्षिक, एक रूपता सामाजिक, एक रूपता आर्थिक जब तक नहीं हो जाता तब तक अड़चन का विरोध होते रहेगा और अड़चन होते ही रहेंगे। हम अड़चन के सामाजिक और विरोधी कब हैं? अब सवाल उठता है कि हम सामाजिक और अड़चन का विरोध कब करते हैं? यह जानना अति आवश्यक है। जब 85% जानता जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है ना? जब बात ये होती है, जब 80% लोग 80% का मतलब समझ रहे हैं, 80% लोग जब अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं, तब इस बात का आवाज उठाई जाती है कि अड़चन का शब्द यहाँ इस्तेमाल होती है। उसके लिए 45 अड़चन उपलब्ध है, जिससे आज भी इन 45 में से कितने भार पाते हैं? 85% लोग जब इस अड़चन के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन 45% लोग इसका भार पाते हैं। बाकी 50%, 50.5% कहाँ गया है? अड़चन किनके लिए है जो मात्र 15% जनसंख्या है? 15% जनसंख्या। अब बात होगी कि जब भी यह तो बात हुई उन अड़चनों के बारे में जो कि सरकारी नौकरियां में संविधान के प्रतिनिधित्व के तहत उपलब्ध है, जो कि सरकारी नौकरी के तहत ये उपलब्ध है। सरकारी नौकरी के तहत उन अड़चन का क्या, जिसके ऊपर किसी भी तरह की संवैधानिक मजबूरी नहीं है, जैसे समाज में पंडिताई, मंदिरों में माइटो पुजारियों का स्थान। जैसे उन अड़चनों का आज हम क्या करेंगे? जैसे कोई सरकारी ही नहीं है, या फिर कोई ऐसे भी बहुत तरह की प्रावधान है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक रूप से है, जो कि उस पर अड़चन की आवश्यकता ही नहीं है। उस चीज को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं? जब कोई किसी चीज को अगर हम लोग देखते हैं कि जब अड़चन की बात होती है कि अड़चन तो उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। जब 1932 की संविधान में 1932 में जब सम्मेलन रखा गया था, उस सम्मेलन में ये बात बनी थी कि अड़चन उन्हीं लोग को दिया जाना चाहिए जो सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ है, अत्यंत गिरा हुआ, अत्यंत दबला कुचला हुआ है। लेकिन जब कोई चपरासी की विकित से जब निकलती है, या फिर कोई किसी ऑफिस में, मान लिया कोई सरकारी दफ्तर में जब किसी झाड़ू पोछा करने की जब विकित से निकलती है, तो आज अड़चन की बात कहाँ चली जाती है? अड़चन की बात कहाँ चली जाती है? जब किसी चीज पर जब देखते हैं कोई सार्वजनिक चीज पर या किसी वैकेंसी निकलती है या फिर कोई किसी भी चीज पे, तो ये अड़चन का शब्द कहाँ निकलती है? लेकिन आज 80% जनजाति और 80% जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति,
जो भी पिछड़ा वर्ग से नीचे वर्ग में जो जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों के लिए अड़चन थी। लेकिन आज अड़चन की बात कहाँ करती हैं आप, कहाँ करते हैं? ये चीज हमें देखने वाली चीज है कि अड़चन आखिर उन्हीं लोगों के लिए अड़चन बनाया गया था, उन्हीं लोगों के लिए कहा गया था जो दबला कुचला लोगों को एक समाज की मुख्य धारा से जुड़ा जाए। लेकिन आज अगर आप आपकी समाज पे देखोगे, आपकी समाज पे खुद देखिए, आज भी आपके समाज पे ऐसे लोग हैं, ऐसे दबला कुचला लोग हैं जो कि समाज की मुख्य धारा से तो दूर की बात है, सरकार की मुख्य धारा से तो आज जुड़ा ही नहीं। आज 70 साल 75 हो गया है, आज 70 साल 75 होने के बाद भी आज किसी किसी का तो राशन ही नहीं मिला है। आज भी है ऐसा। लेकिन आज ऐसे लोगों को आप कहाँ रखते हैं और आप बात करते हैं अड़चन की बात करते हैं, अड़चन की बात करते हैं आप। अड़चन का मतलब वही था, वो अड़चन का विशेष मुख्य उद्देश्य यही था कि सामाजिक रूप से जो भी दबा कुचला हुआ लोग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। और तब तक ये लागू होगी जब तक कि वो दूसरे कोई की भांति खड़े नहीं हो जाते, तब तक ये लागू होना था। लेकिन आज जब कोई वैकेंसी की बात होती है या फिर किसी सरकारी कोई झाड़ू पोछा करने का जब वैकेंसी निकलती है तो अड़चन का बात कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है अड़चन की बात। ये आज हमें सोचनी और समझने वाली बात है कि अड़चन की हमारे अनुसूचित जनजाति और जो संविधान में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जो पिछड़ा वर्ग के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को एक सामाजिक रूप से मुख्य धारा जोड़ना है और उसको सामाजिक रूप से एक मुट्ठी में ले आना है, एक सामाजिक रूपता देना है, उसको एक जगह इकट्ठा करना है, एक सामूहिक रूप से इकट्ठा करना था। अड़चन का मतलब यही था, अड़चन का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लेकिन आज जब अड़चन की बात होती है एक जातिगत के आधार पर ये अड़चन दिया जाता है, जातिगत के अड़चन पर जातिगत अड़चन माना जाता है। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप पूछोगे जातिगत के आधार पर अड़चन दिया जाता है, लेकिन ये जातिगत अड़चन नहीं है, ये सामाजिक गत अड़चन है। सामाजिक रूप से यह अड़चन है कि जब तक उस समाज के लोग सामाजिक रूप से उसकी आधार जो भी पिछड़ा हुआ दबा है कुचला हुआ लोग जब तक सामाजिक रूप से उस मुख्य धारा से जब तक नहीं जुड़ जाते तब तक ये प्रावधान थी। पहले 10 साल के लिए किया गया था। अब 10 साल का जो संविधान में आने वाले जो भी लाने वाले लोग वही लोग थे जो आजकल की तारीख में मनवादी की बात करते हैं, मनवादी की बात करते हैं, वही लोग इस अड़चन का बात को निकाला है। लेकिन आज अड़चन का बात कहाँ है, अड़चने नहीं है। हम आज अगर आप सोचोगे कि आदिवासी जनजाति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अड़चन मिला है तो आज 80% लोग अड़चन कहाँ है। 80% लोग आज भी गरीब रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, आज भी उसके परिवार को उसके घर को आज भी दबला कुचला हुआ है। तो फिर अड़चन की बात आप कहाँ कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ अड़चन की बात आप कहाँ कर रहे हैं? जब कोई किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी सरकारी दफ्तर पे झाड़ू पोछा करने की जब वैकेंसी निकलती है तब अड़चन की बात कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है ये अड़चन की बात? हमें सोचने और समझने वाली बात है। आखिर जब भी किसी अड़चन का मतलब यही था, हम लोग पिछले भी बात कर चुके हैं, अगर आपको फिर से रिपीट दिखिएगा, सामाजिक रूप से मुख्य धारा से लोगों को जागरूक कराना, मुख्य धारा में जुड़ाना सामाजिक अड़चन यही है। और संविधान में जातिगत अड़चन का कोई नाम ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जातिगत का अड़चन समझते हैं और एक दूसरे को दिन भ्रमित करने का सपना देखते हैं। इसीलिए सामाजिक रूप से जो अड़चन था यही है कि दबला कुचला लोगों को मुख्य धारा से सामाजिक की मुख्य धारा तक जोड़ाना, उसको लाना, खींच करके लाना, यही अड़चन थी। अब बात होगी कि जब 2021 में कितना कोई के अड़चन के करीब आते हैं हमारे आदिवासी जनजाति। लेकिन आज भी आदिवासी जनजाति और आदिवासी जाति के आधार पर अगर आप देखोगे 80% लोग आज अड़चन के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके समाज में ऐसा लोग भ्रमित दिन भ्रमित करने का काम कर रहे हैं जो अपने पेट पालने का काम करते हैं। तो इसी के साथ ही नमस्कार, थैंक यू, जोहार। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए जोहार। और अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी लाइक किया है तो शेयर कर दीजिए और लोगों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोहार झारखंड।